So good morning everyone, and again I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ें। हिंदू सेशन के अंदर आज का जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर और द हिंदू सेशन है, इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक लेट्स सी, एक इंडिया रेलवे के ऊपर है। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। इकोनॉमी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट जो आयाम है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इकोनॉमी के अंदर वी कैन इंक्लूड इट। उसके बाद यूएस वेनेजुएला, ये एक टॉपिक बनता है और ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक बनता है। साउथ अमेरिका एक बहुत अपना जो रोल है या प्रोमिनेंस है इसका इंक्रीज़ होगा साउथ अमेरिका का धीरे धीरे। सो दैट वी विल डिस्कस। इम्पैक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एनवायरनमेंट का टॉपिक है आपका। उसके बाद वाई अर्थक्वेक इन टर्की, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये साइंस का टॉपिक है। एंड दिस इज़ बेसिकली लिंक्ड विथ प्रीलिम्स पार्ट। मैपिंग इन न्यूज़, बहुत यूनिक मैपिंग पार्ट है, बहुत सर्च करना पड़ेगा तब वो जगह आपको मिलेगी। और इसी तरीके के कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं डिफ़िकल्ट जो मैपिंग के बनते हैं, और हमें लगता है कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया। और जो मेंस का क्वेश्चन दैट आई प्रोवाइड यू वो आपका रहेगा। तो सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखते हैं। फॉल्ट इज़ द बेसिक कॉज फॉर रिसेंट अर्थक्वेक अक्रॉस वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन का आंसर आपको 15 नंबर में लिखता है 15 मार्क्स के अंदर। आकलन सीरीज़ के अंदर मैंने आपके फोर्थ डे के क्वेश्चंस चेक कर लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो टाइम लगता है चेक करने में, बट आप लोगों को कॉपी अपनी मिल रही होगी जो मैं आप आंसर अपना चेक कराते हैं। तो वो आंसर आपका रेगुलर बेसिस पे चेक हो रहा है। एंड कोशिश करें कि उसको रेगुलर लिखें। एटलीस्ट 2 मंथ्स जो हैं, दिसंबर जनवरी तक का जो समय है उसमें तो आंसर लिखते रहें। बाद में तो प्रीलिम्स का शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ 2025 की जो कर रहे हैं उनको रेगुलर अपना आंसर लिखते रहना चाहिए। तो ये आंसर है, आप क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। एंड फॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपने अफगानिस्तान के अर्थक्वेक के बारे में या टर्की के अर्थक्वेक के बारे में, तो आज चलो हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है टर्की के अर्थक्वेक के बारे में, बट नॉलेज होना चाहिए तभी आप आंसर भी कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एज वेल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब सौरभ पांडे CSE ऐप को आप लोग डाउनलोड करें ज़रूर से, और इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। एग्रीकल्चर का भी एक नया बैच आएगा अभी, ठीक है। एक और ऑप्शनल मैं आप लोग के लिए बताऊंगा, वो भी एक आएगा। तो ये है, प्लस आप आकलन सीरीज़ का हिस्सा जरूर से बने। जो भी क्वेश्चंस लिखते हैं उनको आप अपलोड करें। अब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आकलन सीरीज़ को, उसके बाद आप आंसर जो अपना अपलोड कर सकते हैं और आपको आंसर भी आपका रिव्यू होगा। तो आकलन सीरीज़ का आपको हिस्सा ज़रूर से बनना है। और ये कल सेकेंड टेस्ट हो चुका है, इसका रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, टोटल 50 टेस्ट हैं। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर से करें। और आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अगेन 5am सीरीज़ जो मैंने पहले कई बार चला रखी है, ठीक है। और आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा तो रेगुलर बेसिस में वो सीरीज़ चलेगी। 5am प्रीलिम्स सीरीज़ जो है वो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ होगी। प्रीलिम्स के टॉपिक्स पैरेलली मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा, जो कि यूट्यूब के अंदर ही होगी सुबह 5 बजे, ठीक है। तो ये 50 टेस्ट की सीरीज़ है। ये जो अभी करंट अफेयर प्लस है, जिसमें एडवांस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। आप एक बार टेस्ट दो, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका क्या स्टैंड है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, सही पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी माइंड धीरे धीरे ट्यून होना चाहिए MCQs को लेके चीज़ें, ऑल्दो मेंस पर अभी इस समय ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। चलो सो लेट्स स्टार्ट। पहला देखते हैं द इंडियन रेलवे रेवेन्यू प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा समझते हैं। कुछ पॉइंट्स इसे बहुत अच्छे लिखे हैं। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर वी कैन इंक्लूड दिस टॉपिक। और हमेशा से जो प्रश्न हैं वो ज़रूर से इन एरियाज़ में फ्रेम होते हैं। तो ये जो टॉपिक है वी कैन इंक्लूड इट अंडर इकोनॉमी पार्ट। इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा सेगमेंट आता है जहाँ ये प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले कि पुराना एक डेटा है, लेकिन इससे ये जो डेटा है उससे नहीं रटना है, लेकिन हमें कुछ इसमें ट्रेंड है वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे सपोज करो कि पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है कि जो बजट है, पहले रेलवे का अलग से बजट होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो एक सिंगल बजट होता है, नॉर्मल बजट के साथ ही जो बजट है, नॉर्मल बजट के साथ ही रेलवे वाला बजट भी साथ में ही आपका आ जाता है।
तो अलग से नहीं है, पहले रेलवे का बजट अलग से अनाउंस होता था, अलग से सब कुछ रीड किया जाता था। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या है, क्योंकि अब सिंगल बजट होता है तो सर्टेन अमाउंट एलोकेट किया जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑपरेशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 100 रुपये कमाई हो रही है, 100 रुपये में से 92 रुपीज़ आपका उसको चलाने में लग रहे हैं, तो आपको मिलता कितना, 8 रुपये का प्रॉफिट है, जो कि यू कैन से कि ये काफ़ी हाई है। इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि जो ऑपरेशन रेशियो है इस कंटेक्स्ट में, ऑपरेटिंग रेशियो जिसे आप कह सकते हैं, जो ऑपरेटिंग रेशियो है, दैट ऑपरेटिंग रेशियो इज़ वेरी वेरी हाई। ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो रेशियो बहुत बहुत हाई है, लगभग मतलब जैसे 16-17 के बजट में बोला गया, दैट इज़ अराउंड 92 के आसपास इसका ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप ये शब्द यूज़ कर सकते हो कि ऑपरेटिंग रेशियो इंडियन रेलवे में काफ़ी अधिक है। अब देखो जो हमारी अर्निंग होती है, अर्निंग की अगर आप बात करें तो इस पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कमाई कैसे होती है, कमाई की जब आप बात करते हो तो कमाई के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी। पहला तो ये है जो पैसेंजर्स हैं, जैसे जो हम आप ट्रैवल करते हैं उससे कमाई, और एक सामान भेजने का जो तरीका है, मतलब फ्राइट शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने रीड भी कई जगह किया होगा, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज फ्राइट। तो एक तरफ पैसेंजर है, दूसरी तरफ फ्राइट है। तो आप ये देखो कि जो भी कमाई होती है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पोर्शन आपका किसका है, वो फ्राइट है, मतलब गुड्स है। और पैसेंजर का जो पोर्शन है वो बहुत ही आपका कंपैरेटिवली कम है। और ये भी कहा जाता है कि जो पैसेंजर वाले पोर्शन में जो ऑपरेटिंग रेशियो है बहुत हाई है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत लो है। लेकिन गुड्स की बात करें वहाँ पे हम ज़्यादा अर्निंग करते हैं, मतलब रेलवे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे कर रही है, बेसिकली ये कमाई जो है वो फ्राइट के माध्यम से, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम से करती है। जैसे मान लो कोल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उससे कमाई होती है। ऐसे बहुत सारे बड़े जो गुड्स हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे जो रेलवे है, रेलवे की अर्निंग आपकी होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हाईलाइट किए गए हैं। एक जो फोकस किया गया है, थोड़ा सा आप ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, दैट इज़ नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी। नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी है, नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी पर फोकस जो है वो किया गया है ना, नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे नॉन फेयर इवेल्युएशन कमिटी टू एग्जामिन ऑपरेशन कैसा, फिजिबिलिटी, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द प्रोपोनेंट। उसके बाद प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को जो है इंगेज करना, ये है। तो यहाँ पे कोशिश ये करना है, जैसे देखो फेयर का मतलब क्या होता है, कमाई। जैसे आप जा रहे हो तो आप टिकट के पैसे दे रहे हो तो उसे फेयर बोलते हैं। तो फोकस करना कि रेलवे कैसे नॉन फेयर बेसिस पे या जो नॉन फेयर एवेन्यूज़ हैं उसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है और उससे कैसे अर्निंग हो सकती है, इस पर फोकस करना। तो ये एक एम रखा गया है जिससे कि जो रेलवे है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करे। फिर उसके बाद फ्राइट पे बहुत फोकस किया कि देखो अभी हमने स्टार्टिंग के मैप देखा, उसमें वी हैव सीन कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाई है वो फ्राइट के माध्यम से ही है। फ्राइट मतलब जो हम सामान इधर से उधर ले जाते हैं उससे काफ़ी अधिक आपका कमाई जो है वो होती है। और इसमें जितनी अधिक कनेक्टिविटी होगी रेलवे के माध्यम से, जितना अधिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहाँ पे हम अर्निंग जो है वो करेंगे। और एक तीसरा पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि स्टेट्स के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, स्टेट के जो रोल है उसको इम्प्रूव करना है। जैसे यहाँ जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा वही लिखना। जैसे मान लो रेल कम रोड ब्रिज बनाना, उसी तरीके से जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का एक सेंटर डेवलप करना, ये सब जो सेंटर्स होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट्स होते हैं। टेक्नोलॉजिकल जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है तो उसमें जो खास तौर से हमारे रेलवे के मूवमेंट के लिए बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। फिर मान लो कुछ ऐसे ब्रिजेज़ और ये सब बनाना, या ऐसे कुछ रास्ते क्रिएट करना जहाँ से ईजिली रेलवे मूव कर सके, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि जो मूवमेंट है वो काफ़ी अधिक अफेक्ट हो रहा है, या ओवरब्रिज जैसी चीज़ें बनाना। अभी एक स्टेट स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, लेकिन ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखना है जब आप रेलवे पे लिखते हो कि ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको डेवलप जो है वो करना पड़ेगा। अब हमारा क्या है कि रेस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पर हमारा काफ़ी खर्चा है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड एंड लिंक्ड विद, जैसे मान लो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हो, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कई ऐसी चीज़ों पे जो खर्चा हम करते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट भी बहुत आपका रहता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर हमने काफ़ी इंक्रीज़ भी किया है। और जो बजट है, अब सिंगल बजट आता है तो पैसा जो एलोकेशन है कैपिटल बजट में वो भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जो ऑपरेटिंग रेशियो है जिसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल
जो ऑपरेटिंग रेशियो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब हम जो कमाई कर रहे हैं प्लस उसमें जो हमें उस सिस्टम को रन करने में जो खर्चा है वो काफ़ी अधिक है, मतलब उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग का डेटा दिखाया, दैट इज़ 92 है, लगभग 100 रुपये कमा रहे हैं तो 92 रुपीज़ उसको चलाने में लग रहा है, तो 8 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये इम्प्रूव जो है वो काफ़ी हमें करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंडियन रेलवे में टोटल लैक ऑफ सरप्लस एंड ख़ास तौर से जो भी फंड पैसा आ रहा है रेलवे को, वो ज़्यादातर जो बजटरी सपोर्ट है या एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट है, मतलब बजट के माध्यम से जो पैसा अनाउंस हो जाता है। कई बार बजट्स जो है वो नीड पूरा नहीं करता, तो हम फिर बजट एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसको एलोकेट कराते हैं। एंड अभी तो क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी तो स्क्रूटनी भी तेज़ी से बढ़ गई है ना। जैसे पहले पैसा तो स्पेसिफिकली रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे का अपना सेपरेट बजट था, अब अलग एक सिंगल बजट है और रेलवे का बजट भी नॉर्मल बजट से आपका रिलेटेड है, लिंक्ड है, तो उसमें स्क्रूटनी के चांसेस भी काफ़ी अधिक जो है वो आपके बन गए। जैसे इंडियन रेलवे की अगर स्पेंडिंग देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो पैसा आपका, जैसे मान लो इंडियन रेलवे ने पैसा जो बजट में एलोकेट किया गया वो सफिशेंट ना हो, तो काफ़ी सारा पैसा कई तरीक़ों से उठाया जाता है, मार्केट से भी, और उसका भी जो डेट है, डेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट भी काफ़ी अधिक रहता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट में भी काफ़ी अमाउंट आपका जाता है। तो यहाँ पे देखोगे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेड एट 22,229 करोड़ और 23,782 करोड़। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट आप देख सकते हो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा अगर देखा जाए तो ये अमाउंट है। तो अमाउंट तो याद नहीं रखना, बट ये ट्रेंड थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो डेट लाइबिलिटी है वो आपका इंक्रीज हुआ है, बिकॉज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पूरा का पूरा बजटरी सपोर्ट पे निर्भर करता है। तो जो डेट लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर हम और सोर्सेस के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करें या और तरीके से रेवेन्यू जनरेट करें तो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उधारी के माध्यम से हम अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उसके नीड को पूरा कर रहे हैं। तो ये एक एंगल है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका, दैट इज़ बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अधिक डिपेंड कर रहा है डेट लाइबिलिटी पर। डेट लाइबिलिटी जिसकी वजह से आप कह सकते हो डेट लाइबिलिटी मतलब जो उधारी अगर आप लेते हो तो उधारी की बड़ी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो कैपेक्स जितना भी हम कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी हम कर रहे हैं, उधारी लेके काफ़ी बड़ा अमाउंट हम जो है वो कर रहे हैं, तो इससे जो हमारा डेट लाइबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग हाईलाइटेड। इंडियन रेलवे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन बट अलॉन्ग विथ इट्स रोल एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर सपोज करो कि अगर हम ये देखते हैं कि इंडियन रेलवे का किस प्रकार से परफॉर्मेंस है या इंडियन रेलवे किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, तो उसको हम सिर्फ रुपीज़ के माध्यम से ना देखें या रेलवे तक उसको सीमित ना रखें। हम ये भी देखें कि जब भी रेलवे डेवलप होता है, मूवमेंट होता है लोगों का, पैसेंजर का और सारी, तो उसके कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर से उस पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद रेलवे बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टैक्स रेवेन्यू, ये सब चीज़ें अगर हम रेलवे पे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं। प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रेलवे के माध्यम से भी काफ़ी अधिक आपकी क्रिएट होती है। तो ये रेलवे की ओवरऑल बेनिफिट है। तो एक कोई भी हम उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए वहीं तक हम सीमित ना रहें, उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उस पर भी हमारी नज़र जो है वो होनी चाहिए। दूसरा कहा गया आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई करना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द फ्राइट सेगमेंट, मतलब जो कार्गो है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक ग्राफ दिखाया था आपको कि जो कार्गो है, जो फ्राइट सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल है। पैसेंजर बहुत ह्यूज लॉस है, मतलब जितनी भी कमाई रेलवे कर रहा है वो कार्गो के माध्यम से या जो फ्राइट है उसके माध्यम से ही चल रहा है। कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए कि जो देयर वाज अ लॉस ऑफ 68,000 ऑलमोस्ट करोड़ इन ऑल क्लासेस ऑफ पैसेंजर सर्विस 2021-22 की बात करें, और प्रॉफिट ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है, फ्राइट से, कार्गो के माध्यम से ही ज़्यादातर जो प्रॉफिट आपका आ रहा है। अब ज़्यादातर जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती हैं, जैसे मान लो 90% ऑफ टनेज एंड रेवेन्यू, और जिसमें कोल लगभग 45% है, फिर आयरन ओर है और सीमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे जो फ्राइट में अगर देखें जो कमाई है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है। कोल का कंजम्पशन जैसे जैसे रिड्यूस होगा, बिकॉज हम लोग जो है रिन्यूएबल सोर्स की तरफ अगर जाएंगे तो ये जो कमी है
रिन्यूएबल सोर्स पर हम जाएंगे तो ये जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन से जो हमारी इतनी कमाई हो रही है रेलवे की खास तौर से, वो रिड्यूस होगी। तो इसको थोड़ा सा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। 5-10 साल में चीज़ें बदलेंगी, कोल का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिड्यूस होगा। अभी भी ट्रेंड में देखा जाए तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है कि जो कोल का कंजम्पशन है उस पर रिडक्शन देखने को आपका मिल रहा है। तो इससे जो रेलवे की अर्निंग है वो फर्दर रिड्यूस हो सकती है। जो रेलवे की जो अर्निंग है दैट अर्निंग विल ऑल्सो फर्दर रिड्यूस। अब ये एक चिंता का विषय बनेगा कि रेलवे की अर्निंग आपकी फर्दर अगर रिड्यूस होगी तो इससे काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी और उसमें रिडक्शन होगा। ऑपरेटिंग रेशियो है वो और अधिक आप कह सकते हैं कि जो अभी जो इतना अच्छा नहीं है और ख़राब स्थिति में आपका पहुंच सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज बनेगा। फिर जो इंडियन रेलवे है कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग द की इंडेक्स ऑफ नेट टन किलोमीटर विच फेल फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। नेट टन किलोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेट टन जो किलोमीटर है, नेट टन किलोमीटर है, मतलब देयर आर सर्टेन इंडेक्स जिसके बेसिस में हम ये देखते हैं कि जब रेलवे मूव करती है तो कितना कार्गो वो कैरी करता है। 1 किलोमीटर में इतना कार्गो या आप कह सकते हैं इतना सामान कैरी करके इतनी हमारी अर्निंग होती है। तो उसमें भी थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो 1 किलोमीटर के रास्ते में ट्रेन जा रही है, अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लदी हुई हैं या उस ट्रेन के ऊपर हैं जिससे कि अर्निंग है कि 1 किलोमीटर, जैसे मान लो आप एक गाड़ी में जा रहे हो, अब एक गाड़ी के अंदर उसे जाना 10 किलोमीटर है, अब उसमें 7 लोग को बैठने की जगह है लेकिन मात्र एक आदमी ही बैठा हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी? अगर 7 लोग बैठे, 7 की जगह है 7 लोग बैठे, तब उस गाड़ी की प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। तो वो 10 किलोमीटर में अर्निंग कर लेगा मान लो 700 रुपये। अब एक आदमी बैठा तो 100 रुपये कमाएगा, जाना तो उसे 10 किलोमीटर तक है ही। तो रेलवे के साथ भी ऐसे ही है कि जो अर्निंग है पर किलोमीटर, खासतौर से कितना जो कार्गो है वो कैरी कर रहा है उसको देखना जरूरी है। अगर कोल में रिडक्शन होगा, जो कोल फ्यूचर, क्योंकि देखो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे, तो उस स्थिति में ये श्योर है कि जो कोल का कंजम्पशन रिड्यूस होगा और हो भी रहा है। तो जब कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो फर्दर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल हो रही उसमें भी रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट हैज़ कॉज्ड द रीसेंट थॉ इन द यूएस वेनेजुएला टाइज। अब देखो ये थोड़े से जो इंटरनेशनल पार्ट होते हैं इनको थोड़ा सा हमको समझना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैज़ कॉज्ड द रीसेंट थॉ इन द यूएस वेनेजुएला टाइज। इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ें आपस में बहुत बहुत जुड़ी होती हैं। यूक्रेन में वॉर चल रही है, हमास इजराइल वाला इशू है, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, चाइना रशिया वाला पॉइंट है, ये सब बड़े इश्यूज हैं। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैज़ कॉज्ड द रीसेंट थॉ इन द यूएस वेनेजुएला टाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वेनेजुएला के कंटेक्स्ट में देखा जाए, अब ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। साउथ अमेरिका का ये देश है, अगर आप देख सकते हो तो ये वेनेजुएला है, इसकी कैपिटल काराकस है। अब इसके थोड़े से आसपास के देश आपको देखना चाहिए, जैसे इधर ही कोलंबिया लोकेटेड है, ब्राज़ील लोकेटेड है, गुआना लोकेटेड है, इधर ये आइलैंड कंट्री ट्रिनिडाद टोबैगो या ग्रेनाडा है, ये सुरकाव करके रीजन है। ये थोड़ी जगहें आपको आइडिया होनी चाहिए, बिकॉज मैपिंग में आजकल ऐसे ही प्रश्न आपके लिए ज्योग्राफी में फ्रेम होते हैं जो आईआर के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर न्यूज़ में रहते हैं। तो एक तो जगह जो है वो आपको बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए वेनेजुएला की जब बात करते हैं। अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ, फिर उसका जो बातें लिखी हैं वो तो हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन देखो पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि अभी जो स्थिति बन रही है, देखो यूएस जो है, अभी यूएस की जो स्थिति है, जैसे मान लो अभी यूएस को जो चीज़ें देखनी, एक तो यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे इजराइल और हमस वाला जो इशू चल रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इशू चल रहा है इसमें काफ़ी देश कूद रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो इशू हैं इनकी वजह से एक जो बड़ा चीज़ देखने को मिलेगा वो है ऑयल क्राइसिस। और ऑयल प्राइजेज़ में भी आपका ऑयल जो प्राइजेज़ हैं उसमें भी हाइक देखने को मिल सकती है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दिस। ठीक है, फिर रशिया के ऑयल पे डिपेंडेंसी को भी यूएस को, जो डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को भी यूएस को रिड्यूस करना है। अब इसमें क्या है, यूएस को क्या अल्टरनेटिव चाहिए कि कौन ऐसा कर सकता है, अल्टरनेटिव जो है वो चाहिए। तो इसके लिए जो है वेनेजुएला एक देश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास भी जो ऑयल रिजर्व है वो ऑयल रिजर्व भी बहुत बहुत ह्यूज है। जो ऑयल रिजर्व है दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज। तो ये एक काफ़ी जो नीड है इंटरनेशनल मार्केट की उसको दूर कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो यूएस को अपना जो थोड़ा प्रोमिनेंस दिखाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूएस बेसिकली वेनेजुएला के साथ जो उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं उस रिश्ते को थोड़ा सा इम्प्रूव करे। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट
आप कह सकते हैं बेसिस बना है ये जो स्थिति इंटरनेशनल लेवल की है, जो कि यूएस और वेनेजुएला को क्लोज लेकर आ रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रियलिटी। जो यूएस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये बड़ी स्थिति आपकी बन जाती है, क्योंकि जब युद्ध स्टार्ट ही हुआ था उसी समय यूएस ने बातचीत वेनेजुएला से स्टार्ट आपको कर दिया गया था, क्योंकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व की अगर बात करें तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। जैसे अगर युद्ध जिस तरीके से चल रहा है और ये वेस्ट एशिया तक अगर फैल गया तो वेनेजुएला की इंपॉर्टेंस, या ऐसे देश जहाँ पे ऑयल रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनका इंपॉर्टेंस अपने आप जो है वो इंक्रीज कंटिन्यूस बेसिस में होगा। फिर क्या है, पोटेंशियल रीजनल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कई स्थिति में है। जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे अगर, क्योंकि यूएस और वेनेजुएला के रिश्ते इतने अच्छे रहे नहीं हैं, और अगर मान लो दुश्मनी बना के रखते हैं तो दूसरे देशों को मौका मिल जाएगा इन देशों के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करने का। जैसे रशिया क्लोज आ सकता है वहाँ पे, तो वो भी नहीं चाहेगा यूएस की रशिया उसके क्लोज जाए और कुछ ऐसा डील कर ले। तो यूएस के साथ रिलेशन मेंटेन करके, ख़ास तौर से यूएस जो वेनेजुएला है उसके साथ जो रिलेशन मेंटेन करके, और दूसरे जो देश जैसे रशिया या चाइना है उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो वेनेजुएला को भी फ़ायदा ये है क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वेनेजुएला पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे, उसका ग्रोथ और ये सब बहुत अफेक्ट हो रहा था। तो अगर सैंक्शंस हटाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सैंक्शंस हटाए गए हैं, तो इससे वेनेजुएला को भी काफ़ी अधिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपकी मिलेगी, ये एक है। और फोकस भी अभी किया जा रहा है कि जो भी इलेक्शंस हों वो इलेक्शंस फ्री और फेयर हों, उस पर भी फोकस करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलप कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल सेज स्टडी। संडे का सेशन कल मैंने अपलोड कर दिया, प्लीज़ गो थ्रू दैट सेशन। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है संडे के सेशन में। और आप प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें, ये ज़रूर से करें। और जो टेस्ट कल मैंने जो एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट जो दूसरा वाला कराया है, आप प्लीज़ उसका हिस्सा बने। एटलीस्ट आप स्कोर पर ना जाएं, बट जो भी कोई आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करके प्रीलिम्स टेस्ट का जिसमें 50 टोटल टेस्ट है उसको आप उसको अटेम्प्ट करें। 2 टेस्ट मैंने करा दिए हैं, ऐसे ही लगभग 48 टेस्ट और होंगे। 3000 के आसपास टॉपिक्स आपको कवर होंगे, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि 5 AM का जो सीरीज़ है प्रीलिम्स बूस्टर की, उसको शुरुआत की जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताना आपका क्या व्यू पॉइंट है, बिकॉज अभी प्रीलिम्स का पूरा माहौल चल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए, और वो जो ये टेस्ट जो आपका एडवांस करंट अफेयर्स में है उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वो चीज़ रहेगी। तो ये आपका सेशन सुबह 5 बजे होगा। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ आपको जल्दी उठना पड़ेगा, सेशन को देखना पड़ेगा, मतलब जो लोग सीरियस हैं। और फिर आपका जो हिंदू सेशन है वो ऐसा ही चलता आपका रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये मैं प्लान कर रहा हूँ जल्द से जल्द। और इस वीक आपका जो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स, एनवायरनमेंट वाली किताब है जो मैंने 5 लेक्चर्स डाल दिए हैं, बाकी के सारे 3-4 लेक्चर्स में पूरा खत्म हो जाएगा एनवायरनमेंट, वो भी मैं डाल दूंगा आपको, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना। डेवलप कंट्री टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल सेज स्टडी। अब ये डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को हम इंक्लूड कर सकते हैं एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर, इट कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है। एनवायरनमेंट कैटेगरी में आप इस स्टडी को इंक्लूड कर सकते हो। तो बिफोर वी प्रोसीड कुछ चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चीज़ें देख लेते हैं। पहली चीज़ तो देखो, जो ये अर्थ है इसको आप लोग समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, दिस इज़ आर्टिक रीजन, दिस इज़ एंटार्क्टिक रीजन। अब यहाँ पे क्या आर्टिक रीजन है, दिस इज़ आर्कटिक रीजन, और ये जो है एंटार्क्टिक रीजन है, दिस इज़ एंटार्क्टिका रीजन। अब आप देखो इस आर्टिक रीजन में क्या हो रहा है एक कंसेप्ट आप याद रखो, हम यूज़ करते हैं एटलांटिफिकेशन, एक ये टर्म आप याद रखो, है ना। मतलब आर्टिक ओशन का पानी अटलांटिक ओशन की तरफ हो रहा है, आर्टिक ओशन का बर्फ़ पिघल रही है, आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे पोलर बियर, तो ये सारे इनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। इधर अगर देखोगे तो ग्लेशियर की मेल्टिंग से पेंगुइन का हैबिटेट आपका होगा, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो इससे क्या होता है कि जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जो आपकी प्लेनेटरी विंड्स हैं, जो है ना प्लेनेटरी विंड्स हैं, वो अफेक्ट होंगी, क्योंकि यही आर्टिक रीजन अंटार्कटिक रीजन हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं और विंड के सर्कुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक तो ये होगा। फिर जैसे जेट स्ट्रीम है जो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है, उसका मूवमेंट अफेक्ट होगा। तो इससे पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट का भी ट्रांसफॉर्मेशन
होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ये कहती हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसा ना हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है जो हो सकता है, क्योंकि डेवलप्ड देश कुछ कर नहीं रहे हैं, तो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सी लेवल राइज भी होगा। फिर आप देखो, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं, और इस बार भी ये मेंस में भी प्रश्न आया है, और वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर जो मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा था कि जैसे मान लो ये इंडिया है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है, और ये आपका अरेबियन सी रीजन है। अब अगर सी लेवल राइज होगा तो इससे क्या होगा कि जो पानी है वो पानी आपका समुद्र का पानी इधर क्लोज चला जाएगा। इसकी वजह से देखो काफ़ी इम्पैक्ट होगा। पहला, जो सॉइल की सैलिनिटी है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉइल की सैलिनिटी जैसे ही इंक्रीज हो, मतलब सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, सॉइल की सैलिनिटी पूरे तरीके से, मतलब सॉइल में नमक बहुत ज़्यादा जाएगा, इससे कई क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। जैसे राइस जैसी क्रॉप ग्रो नहीं होगी। यहाँ राइस का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, राइस का कंजम्पशन काफ़ी आपका इस रीजन के अंदर होता है। अगर आप देखोगे ना तो राइस का प्रोडक्शन कंजम्पशन बहुत अधिक होता है, और पूरा का पूरा जो फ्लोरा पार्ट है या सॉइल बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी पूरे तरीके से अफेक्ट होगी। एंड लोग जो होंगे वो काफ़ी अधिक माइग्रेट करेंगे। तो अगर कहीं और जाके रहेंगे और इस जगह को छोड़ के, तो ये एक तो ये लैंड मास का लॉस होगा, कल्चरल लॉस भी होगा। जो लोग कहीं रह रहे हैं उससे एसोसिएटेड सर्टेन कल्चर है वो माइग्रेट करेंगे, साथ नहीं रहेंगे, तो कल्चरल लॉस भी होगा। वे ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगी। जहाँ जाएंगे वहाँ भी टेंशन, सोशल और कई प्रकार के टेंशन स्टार्ट होंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। ये सब इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इस बार मेंस में भी प्रश्न आता है, ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को। अब देखो इसी तरीके से चीज़ें जो अभी विजिबल है, पहला क्या है, आइस फ्री जो है आर्टिक समर देखने को मिल रहा है कि मतलब बर्फ़ ही नहीं होगी। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें हीट वेव्स फेस कर सकता है। जो फिशरीज़ है ना, जो फिशरीज़ है उस पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्लांट्स का लॉस होगा। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो कि आप कह सकते हैं जिनका एक बड़ा रोल होता है खास तौर से पॉलिनेशन जैसी चीज़ों में, वो उसमें रिडक्शन देखने को कंटिन्यूस जो है वो आपका मिलेगा। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये जीव हैं ये बहुत अफेक्ट आपके होंगे। जैसे मान लो ये पोलर बियर है, इट विल ऑल्सो भी अफेक्ट। अभी इसको बर्फ़ में रहने का है, ये गर्म उसमें नहीं रह सकता है, इसका हैबिटेट नहीं रहेगा। ये मछलियाँ जो खाता है वो इसको मिलेंगी नहीं, ये खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, हीट स्ट्रेस में मर जाएगा। इसका नंबर भी बहुत तेज़ी से रिड्यूस आपके होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको है, जैसे है ना, तो समुद्र में जो आइस है वो पिघल रही है बहुत तेज़ी से, इनका हैबिटेट का लॉस बहुत तेज़ी से आपका हो रहा है। इलीगल किलिंग, पोल्यूशन आपका बढ़ रहा है, शिपिंग से डिस्टर्बेंस हो रही है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं तो शिपिंग्स भी उधर मूव कर रहे हैं। फिर इंडिजिनस पीपल जो है वो भी इनको मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हो कि ऐसे जो ये जानवर है वो आपके अफेक्ट होंगे। अब आपको समझना ये सब मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज जो स्टडी है वो स्टडी जो आई है वो यही हाईलाइट कर रही है कि डेवलप्ड देश जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से क्या है कि जो कि 3/4 रिस्पॉन्सिबल है कार्बन एमिशन के लिए, ये क्या है, ये लगभग 38% मोर कार्बन 2030 तक ये और ज़्यादा एमिट आपके करेंगे, और ये रिपोर्ट आपकी कहती है। तो पेरिस एग्रीमेंट तो कहता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें सारे देशों ने अपना टारगेट सेट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में। ये कहा है कि हम इतना ही एमिशन करेंगे, लेकिन ये तो जम के एमिशन कर रहे हैं, इनको कोई फर्क इतना दिख नहीं पड़ रहा है। तो टेम्परेचर नो डाउट आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में ओवरऑल जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत अधिक ह्यूज हो सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, तो ग्लोबल जो एवरेज रिडक्शन है एमिशन का 243% बिलो 2019 लेवल दैट इज नीडेड। इतना लगभग आपको ये डेटा अपनी डायरी में नोट कर लेना, मतलब जो डेटा डायरी हो, कि अगर हमें ये देखना है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ना बढ़े, तो लगभग जो रिडक्शन है एमिशन को उसको 43% से रिड्यूस करना पड़ेगा बिलो 2019 लेवल। अब इसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें कुछ जो है करना पड़ेगा, लगभग 36% तक रिडक्शन उनको जो है वो करना पड़ेगा। तो बातचीत में कई सारे ऐसे टारगेट्स और ये सब तो रखे गए हैं, बट दे आर नॉट अबाइडिंग इट, ये भी देखने को मिला है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो 43% बिलो देयर 2019 इतना करना पड़ेगा एमिशन के रिडक्शन की जब हम बात करते हैं। एंड बेस्ड ऑन देयर करंट एमिशन ट्रेजेक्ट्री देयर कट वुड बी अराउंड ओनली 11%, मतलब 43% करना पड़ेगा, बट अभी मात्र 11% है। बेलारूस और नॉर्वे ही है की बात करें वो इस ट्रेजेक्ट्री में चल रहे हैं, मतलब कि खास तौर से देखा जाए कि वही इकलौते हैं जो कि इस ट्रेजेक्ट्री में
जा रहे हैं कि 43% का रिडक्शन एमिशन में हो। जापान और कजाकिस्तान भी थोड़ा क्लोज हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देश हैं विश्व के वो अपने टारगेट को, पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को, दे विल नॉट बी एबल टू मीट दैट टारगेट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्ट टर्की अर्थक्वेक ड्यू टू इंटरप्टेड चैट बिटवीन फॉल्ट लाइन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक, पहली चीज़ तो आप ये देखो, ये दिस इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी। ये टॉपिक आपका किससे है? ज्योग्राफी। इस बार भी जितने भी प्रश्न ज्योग्राफी में आए हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। लगभग 20 में से 12 प्रश्न थे जो कि मतलब ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी के सारे प्रश्न के जो सोर्सेस है विद स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो किया है कि हमने लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आप चाहो तो वीडियो पढ़ा है चैनल के अंदर, या प्लेलिस्ट सर्च करना, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए कि लेटेस्ट जो ये चीज़ें डेवलप होती हैं, आप मान लो पढ़ते भी हो ज्योग्राफी में, तो कोई अपडेट किस तरीके से अपने आप को करता है, स्पीसीज़ कौन सी है, मतलब इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, कंसेप्ट पे नहीं जाते हैं। कंसेप्चुअल पार्ट पे जाना जरूरी है। अब जैसे टर्की का अर्थक्वेक है, इसके पीछे फैक्टर्स जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने स्पेशल लगभग बहुत सा, जब अर्थक्वेक आया था, क्योंकि इसमें लगभग 50 से 60 हज़ार एज पर द ऑफिशियल नंबर उनकी डेथ हुई। आप वीडियोस देखो कितना भयावह अर्थक्वेक जो है वो आया था। सो टर्की अर्थक्वेक ड्यू टू इंटरप्टेड चैट बिटवीन फॉल्ट लाइन। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझना इस चीज़ को। देखो पूरा का पूरा जो अर्थ है उसकी लेयर्स हैं। जैसे ऊपरी जो लेयर है उसका नाम क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर कोर है। अब ये समझो कि एक जो, जब आप मैकेनिकल क्लासिफिकेशन अर्थ की करते हो तो उसमें क्रस्ट प्लस लिथोस्फीयर हम कहते हैं, और इसमें क्या होता है, क्रस्ट होता है प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये चीज़ आपकी होती है। तो जैसे मान लो ये क्रस्ट है और इसके साथ, क्रस्ट के साथ आपका मेंटल का हिस्सा, मान लो ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो ये थोड़ा सा हिस्सा आपका बनाएगा, ये लिथोस्फीयर बनाएगा। अब जो ये लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर बेसिकली, जैसे मान लो ये लिथोस्फीयर है, अब ये लिथोस्फीयर अगर देखोगे तो ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा की तरह मानो, ये एक प्लेट है, 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 इस टाइप से। अब ये प्लेट अगर समुद्र के ऊपर है तो ओशियनिक प्लेट्स बोलते हैं, और अगर लैंड मास में है तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं वो हम बोलते हैं। अब इन्हीं प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, इस वजह से ही कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग द अर्थक्वेक के इंक्लूडिंग अगर देखा जाए। जैसे मान लो कि ये अगर आप इसमें देखो तो जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये नीचे जा रही है, इसको लिए शब्द हम यूज़ करते हैं वो है सबडक्शन। वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज सबडक्शन। शब्द यूज़ करते हैं दैट वी कॉल इट एज सबडक्शन। ये शब्द यहाँ लिख देता हूँ, सबडक्शन शब्द हम इसके लिए यूज़ करते हैं, सबडक्शन। अब ये मूव करता है जनरली ऐसे। अब ये प्लेट जाती है, नीचे नीचे गई, मेंटल तक रीच करने के बाद ये बहुत हाई टेम्परेचर होता, पिघलती है, इधर आपका लावा ये सब बनता है, फिर यही प्रेशर से लावा बाहर की तरफ वॉल्केनिक इरप्शन होता है। कई बार क्या होता है कि जब ये नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, ये यहाँ स्टक कर जाती है, फिर ये स्ट्रेच होती है, फिर ये जब रिलीज़ होती है तो अर्थक्वेक आपका आता है। तो ये प्लेट का जो ये कन्वर्जेंस है ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है अर्थक्वेक के लिए। लेकिन अभी आप ये समझो कि फिलहाल की जो टर्की में अर्थक्वेक आया है उसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो फॉल्ट है। इवन अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के अंदर लगभग जो 6.3 वाला जो अर्थक्वेक आया था वो, उसके लिए भी फॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है। हमने ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही पढ़ाई है, न्यूज़पेपर में आया भी था। तो ये फॉल्ट फैक्टर एक बड़ा रहता है। फॉल्ट में क्या होता है, जैसे ये मान लो प्लेट्स है ना, ये बीच में टूटी हुई हैं, तो ये बीच में क्रैक टाइप होता है इनमें, और जनरली क्या होता है कि प्लेट्स जो मूवमेंट है वो स्ट्रेच जो करती हैं उसकी वजह से इन फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे है ना, मान लो कोई भी चीज़ है वो बीच से टूटी हुई है, दरार है उसमें, तो वो दरार जो होती है प्लेट में लंबी चौड़ी, वो उसका फॉल्ट बनाती है। जैसे ये है फॉल्ट, अब इनका फॉल्ट का मूवमेंट होता है, जैसे ऊपर नीचे होंगे रिवर्स फॉल्ट होगा, ये है ना, ये एक नॉर्मल फॉल्ट है, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, जैसे ये जो मूवमेंट स्पेसिफिक मूवमेंट से ये फॉल्ट को डिफाइन किया गया है। तो ये फॉल्ट जो प्लेट्स में बने होते हैं ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं अर्थक्वेक के लिए, ये भी बहुत बड़े फैक्टर, जैसे टर्की के अंदर आया, अफगानिस्तान के अंदर। अब देखो अगर आप टर्की की बात करो तो टर्की में काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था। अब इसमें बड़ा एक फॉल्ट है जिसे हम कहते हैं ईस्ट अंटोलियन फॉल्ट, जैसे ये यहाँ लोकेटेड है। अब आप देखो ये 7.8 और इस टाइप के अर्थक्वेक आते हैं, कितने बड़े फॉल्ट है। ये टर्की है तो ये एक फॉल्ट यहाँ लोकेटेड है। अगर आप देखोगे तो ये कई बड़े मेजर फॉल्ट हैं, ईस्ट अंटोलियन फॉल्ट, नॉर्थ अंटोलियन फॉल्ट, ये सब है। फिर ये कई एक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे डेड सी फॉल्ट यहाँ लोकेटेड है, या अरेबियन प्लेट है,
ठीक है, दिस इज अरेबियन सी प्लेट, ये एंटोलियन प्लेट है, ये बिडलिस जाग्रोस कोलिजन जोन है। ठीक है, जाग्रोस आई थिंक एक डेजर्ट है क्या, एक बार चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ये सब फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ अरेबियन प्लेट्स आपकी इधर आ रही हैं, ये कॉकस माउंटेन्स लोकेटेड है, ये ब्लैक सी लोकेटेड है, ये इधर देखोगे तो इधर नीचे से अफ्रीकन प्लेट आ रही है। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट ये इधर से इधर आ रही है, ये इधर से अरेबियन प्लेट्स हैं, इधर बहुत सारे फॉल्ट्स लोकेटेड हैं। तो आप ये मानो कि टूटी फॉल्ट्स भी है, मतलब ज़मीन पूरी टूटी हुई है, प्लेट्स का मूवमेंट अलग से हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोन है टर्की अर्थक्वेक के लिए, हाईली प्रोन है, और बड़े अर्थक्वेक के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो अर्थक्वेक आया है उसके पीछे जो स्टडी कहती है कि जो डिफरेंट फॉल्ट्स हैं, उन फॉल्ट्स में फॉल्ट ही रिस्पॉन्सिबल है टर्की के अर्थक्वेक के लिए। और इसमें ये कहा गया कि जब जो एक फॉल्ट है वो दूसरे फॉल्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब एक फॉल्ट में चेंजेस आ रहे हैं तो दूसरे में भी उसको देखने को जो है वो आपको मिल रहा है। स्टडी जो है वो आपकी ये बात को हाईलाइट करती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, हाँ, तो यहाँ पे ये सब चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो आप लोग इसको प्लीज़ गो थ्रू हो जाना। इस पर एक ये याद रखना कि नरली फॉल्ट कार्डक्स सुरगुई फॉल्ट जोन लोकेटेड है ईस्टर्न टर्की में। ये मैपिंग ज्योग्राफी के लिए याद रखना, ये स्पेसिफिकली फॉल्ट का नाम आपको थोड़ा सा जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब कई प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे एक होता है किनेमैटिक स्लिप इन्वर्जन फॉल्ट प्रॉपर्टी मॉडलिंग। आप याद रखना कि किनेमैटिक स्लिप इन्वर्जन जो है वो अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है जनरली कि जैसे मान लो फॉल्ट है तो उसको इमेजिन किया जाता है कि किस तरीके से फॉल्ट का मूवमेंट हुआ और इस वजह से अर्थक्वेक आया, तो इसको एक मॉडलिंग की जाती है। फिर जो लेटेस्ट वीडियो होता है अर्थक्वेक का, उसके बेसिस में उसको कंपेयर किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि अच्छा ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि किनेमैटिक्स जो स्लिप इन्वर्जन है ये भी क्या है, इट्स अ फॉल्ट। ठीक है, सॉरी, इट्स अ मॉडल जिसके माध्यम से हम अर्थक्वेक को स्टडी जो है वो हम करते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको देखना है। दूसरा देख लेते हैं, एक और न्यूज़ है, ये पे मैंने मैप इंक्लूड इसमें, हाँ ये देख लो, एक ये टॉपिक है आईआर के अंदर, ये टॉपिक आपका आ जाता है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोलोमन आइलैंड की क्लोज काफ़ी जा रही है। मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि देखो ये तो एक न्यूज़ है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चाइना है, चाइना बहुत क्लोज जा रही है किसके, सोलोमन आइलैंड के। सोलोमन आइलैंड है, कई प्रकार के एग्रीमेंट है, इन्होंने अपना जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वाली स्टेज तक ये लोग ले गए। तो देखो जैसे मान लो ये इधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, पैसिफिक ओशियन है, दिस इज पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है। और इधर ही आपका मतलब जब आइलैंड्स आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, उनमें से एक आइलैंड आपका सोलोमन है, सोलोमन आइलैंड। अब इसमें क्या है, ये जो आइलैंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना है, चाइना अपना जो पैसिफिक ओशन में प्रेजेंस इंक्रीज़ करना चाहता है। पैसिफिक ओशन में ख़ास तौर से जो मैरीटाइम पार्ट है, समुद्री पार्ट है, वहाँ पे अपने प्रेजेंस को ये इंक्रीज़ करना चाहता है। तो सोलोमन आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, सोलोमन किरिबाती। दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया के क्लोज है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मान लो क्वाड है, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। क्वाड क्या है, इंडो पैसिफिक जो है उसको, उसके लिए क्वाड है जिसमें इंडिया भी है और उसका बाद ऑस्ट्रेलिया भी है। बाकी दोनों देशों का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए क्या है कि अगर मान लो चाइना यहाँ प्रेजेंट है तो चाइना ऑस्ट्रेलिया क्या आसपास कर रहा है उस पर नज़र रख सकता है। तो पैसिफिक का ओशियन का जो साउदर्न पार्ट है, साउथ ईस्ट और सदर्न पार्ट जो हिस्सा है, तो वो अगर नज़र उसमें सारा रखना है रिसोर्स और ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे एक अंडर यूके यूएस जो है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, तो उनको एक सबमरीन भी दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया को, जिससे वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं न्यूक्लियर सबमरीन के माध्यम से। तो आखिर इस रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इस पूरे रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो इस आइलैंड में रह के वो जान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इसके लिए क्या रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। तो रिश्तों के लिए इन्होंने अपने जो है कई चीज़ें, जैसे अपनी पार्टनरशिप को इंक्रीज़ कर दिया है टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अभी जो छोटे देश हैं इनको क्या चाहिए, इनको एक तो इज्जत चाहिए, दूसरी इनको पैसे वैसे चाहिए, तीसरा आइलैंड है तो थोड़ा इनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। छोटे देश हैं तो यूएन में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इनके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिल जाए, पैसा कमाए उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाइना ऑफर कर देगा इनको, क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, तो ये सब चीज़ें इसको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चाइना मतलब
मतलब चाइना को बेनिफिट काफ़ी अधिक इसमें होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखो मेंस में इसमें कोई प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में बहुत अधिक मतलब इस टाइप के आज के समय में साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जब दो बड़ी सपोज करो कि बॉडी है ना, जिनके मास है ना, और उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एग्जिस्ट करता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे निर्भर करता है। ये फार्मूला भी एक आपने रीड किया होगा एनसीईआरटी और इन सब में। सो दैट ऑब्जेक्ट फील्स व्हेन ट्रैवलिंग अलोंग दिस वार्प्ड पाथ इज कॉल्ड ग्रेविटी, इट टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मास। ग्रेविटी क्या, जैसे मान लो कोई ज़्यादा मास की चीज़ है तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी। जैसे अर्थ है, अब ऊपर से आप कोई चीज़ नीचे लेकर आओगे, नीचे की तरफ अगर वो गिर रही है, दैट इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अधिक होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे जो है वो डिपेंड करता है। और ये हेनरी कैवेंडिश 1797 में उन्होंने इसको पहली बार एक्यूरेटली बताया। जी बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो न्यूटन है उनका लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, और जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके लिए भी है। न्यूटन की जो थ्योरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि दोनों मासेस हैं। जैसे मान लो एक मैं हूँ और एक कोई और है, तो दोनों के बीच में एक प्रकार से मतलब हम लोग का मास तो बहुत ही कम हो गया, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत अधिक है, तो उनमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जी जो है उसका कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो सिंपल सा अगर आप फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, तो जो ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट है वो डिपेंड किस पे करेगा कि G1 इंटू G2 अपॉन जो भी मतलब उनके बीच में डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जो मान लो के कांस्टेंट है, तो उस पर निर्भर कर। तो ये जो है मतलब मासेस, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, उसका प्रोडक्ट प्लस कितनी उनकी डिस्टेंस है, इस पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका निर्भर करता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर बात की जाए तो जी अपीयर्स इन द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि है ना, तो उसमें भी जो जी की वैल्यू है, मतलब अभी तो बहुत स्पेसिफिक होगा, तो लेकिन यहाँ पे इवन जब आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम देखते हैं तो वहाँ पे भी मास और एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो उसके कैलकुलेशन में भी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी ज़रूरत है। ये ग्रेविटेशनल की अगर बात करें तो उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटेशन प्लस है ना, एक ये है प्रिसाइज वैल्यू ऑफ जी इज़ क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब खास तौर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मास को, कोई प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये वैल्यू हो जी की वो एक्यूरेट आपकी होनी चाहिए। अब देखो ये एक टॉपिक मैंने निकाला है, बहुत ही आप मानो कि कोने में ये मतलब साइंस वाले पेज में देखोगे ना तो वहाँ आपको दिखेगा। इससे पहले चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। संडे का सेशन कल ऑलरेडी अपलोड हो गया है, प्लीज़ उस सेशन को देखें। संडे का टाइमिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बाकी हमारी जो टाइमिंग होती है वो 8:30-9 बजे तक आपका सेशन आपको मिल जाता है। मैपिंग इन न्यूज़ में देखो, रॉक पेंटिंग एट पोंटा दास लाजेस आर्कियोलॉजिकल साइट, ये लोकेटेड कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ पे भयंकर आप सूखा जो है वो देखने को मिला है फॉलोइंग अ ड्रॉट। नेग्रो रिवर भी इसी रीजन पे लोकेटेड है। तो आप ये देखो, ये फेमस रॉक पेंटिंग है, कहाँ लोकेटेड है, ब्राज़ील में लोकेटेड है, तो मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेग्रो रिवर कहाँ लोकेटेड है, ये भी इसी जगह पे लोकेटेड है, इस जगह से पास होकर जाती है। अगेन सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, कल पहला टेस्ट, सेकेंड टेस्ट हो चुका है ना, तो एडवांस करंट अफेयर पे टेस्ट जो है चल रहे हैं, तो 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं, बहुत ही कम प्राइस है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगेन आई एम स्टेटिंग 499 रुपीज़ है, 50 टेस्ट हैं टोटल, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं सुबह 5 बजे यूट्यूब के अंदर ही आपकी क्लासेस प्रीलिम्स बूस्टर वाली स्टार्ट की जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम करंट अफेयर्स को सीरियसली लें, वो वन लाइनर टाइप नहीं जो एडवांस करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक आकलन सीरीज़, आप अपने आंसर को इवेल्युएट करें, एटलीस्ट जनवरी तक तो लिखें ही, मिड ऑफ जनवरी तक तो आप अपने आंसर को लिखें और पोस्ट करें। ये सब सारे ये कोर्सेस आपको कहाँ मिलेंगे, सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ डाउनलोड करके अपना जो ये कोर्स है वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो देख लो आज का, फॉल्ट इज द बेसिक कॉज ऑफ रीसेंट अर्थक्वेक अक्रॉस द वर्ल्ड, एक्सप्लेन करना है। दुनिया भर में हाल ही में आए भूकंपों का मूल कारण फॉल्ट है, व्याख्या करें। 15 नंबर में लिखना है, ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन अंडर 15 मार्क्स।
15 नंबर पे लिखोगे, सोच समझ के लिखना है और बढ़िया तरीके से मैप है, डायग्राम है, बना के बढ़िया से लिखना है। हाई स्कोरिंग एरियाज ये जो है ये होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को आप जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।